नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रूबरू में हम रूबरू होते हैं हमारे गेस्ट से। जी हाँ, हमारे गेस्ट जो अलग अलग फील्ड में अब बहुत ही बेहतरीन अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने तो बहुत सारी फील्ड में एक साथ काम कर रखा है। जी, वो एक इंडियन एक्टर हैं, वो एक फोटोग्राफर हैं, वो एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं एंड अभी खत्म नहीं हुआ है लिस्ट, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं, साथ ही आर्ट एंड कल्चर प्रमोटर हैं और उसके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्मल वैद्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो आपकी जर्नी काफी डाइवर्स रही है। मतलब आप एक फोटोग्राफर रहे हो, एक्टर रहे हो, डायरेक्शन में भी आपने काम किया है और अब एक एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट। पूरी तरह से। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं से तो शुरू हुई। नहीं, शुरुआत बिल्कुल जी। मैं जब समझ लीजिए स्कूल में जब पढ़ रहा था तभी से मेरा आर्ट एंड कल्चर में, थिएटर में, डांस में बहुत ही ज्यादा मेरे को रुझान था जी। हालांकि माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मेरी 2 बहनें डॉक्टर बनी जी। पर मेरा जो डेस्टिनी होती है, मैंने मेडिकल में पास भी किया लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया क्योंकि मुझे उसके लिए बेंगलोर जाना था और मैं अकेला बेटा था। ओह। फिर मैंने आर्मी में भी ट्राई किया जी। और वहां भी एनडीए क्लियर करने के बाद मुझे नहीं जाने दिया गया कि हम किसके सहारे जिएंगे यहाँ। तो मुझे लगा जो भी ईश्वर को मंजूर होता है आप वहीं जाते हैं। जी। कॉलेज में एडमिशन लिया, पहले साल ही मैं अपने कॉलेज में कल्चर सेक्रेटरी बन गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कल्चरल एक्टिविटीज में पूरी तरह से मैं हर स्पोर्ट्स में भी भाग लेता था। मतलब पूरी तरह से मैं चाहता था अधिक से अधिक चीजें का ज्ञान प्राप्त करूं, सीखूं। खाली नहीं बैठना है। मेरे को कोई इधर उधर का कोई शौक नहीं था। मतलब मैं कॉलेज की कम से कम 12 अलग अलग गेम्स की टीम में था। बहुत बढ़िया। और पहली बार कॉलेज में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का कार्यक्रम कराया। उस समय क्लासिकल में, ये बात कर रहा हूं मैं 79 की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्लासिकल भरतनाट्यम का इतनी बड़ी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस कॉलेज में करना। उसके बाद तो बहुत सारे ग्रुप्स आए, सरकार ने भी बहुत सारा काम करना शुरू किया। तो ये था कि हम भारतीय कला संस्कृति से बचपन से ही प्रभावित था और उसी को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इस तरफ किसी का भी रुझान नहीं था। तो वो कार्य हमने करना शुरू किया। और प्रोफेशनली मैं फोटोग्राफर बन गया कैसे, ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं विभिन्न दृश्य देखता था, स्पेशली सनसेट जब देखता था तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने कैमरा खरीद के सनसेट शूट करना शुरू किया अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए। तो मुझे मित्रों ने कहा, तू इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हो, तुम कहीं अखबार में क्यों नहीं देते? मैंने कहा, क्या फायदा, कौन पैसे देगा अखबार को फोटो दे। नाम जो नीचे आता था ना, मुझे लगता था कि अखबार में जैसे विज्ञापन जाता है तो आपकी फोटो छपेगी तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। तो कहते नहीं बेवकूफ, तेरे को वैसे मिलेंगे। तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई फोटो जर्नलिस्ट 87 में। और ईश्वर की कृपा से कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया पर मैं वो पूरा नहीं कर पाया। त्रिवेणी आर्ट गैलरी मंडी हाउस में ओपी शर्मा जी के यहाँ 6 महीने का कोर्स था। मुश्किल से 2 महीने गया हूँगा, इतने असाइनमेंट मिलने शुरू हो गए कि मैं उसी में रम गया और एक एक दिन में 8-8, 10-10 असाइनमेंट करता था। ये फोटोग्राफी से शुरू हुआ। शायद ही कोई अखबार या मैगजीन होगी भारत की जिसमें मेरे फोटोग्राफ्स ना छपे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। और कुछ बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि रिकॉर्ड्स भी बने हैं कि 500 पिक्चर पर मंथ मेरी प्रिंट होती थी मीडिया में। ओह माय गॉड, ग्रेट, आई मीन ग्रेट वर्क। जॉब के लिए बहुत से ऑफर आए, मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकता, किसी की अपनी मर्जी से करूंगा। आपको जो चाहिए मैं आपको बेस्ट करके दूंगा। कुछ ऐसे ऐसे अनुभव हैं फोटोग्राफी में। अयोध्या का जब शिलान्यास का कार्यक्रम था, वहां बहुत से संत भोजन कर रहे थे। वहां मैंने फोटो खींची और नवभारत टाइम्स में छपी। पता लगा उसमें बिहार से ही पटना नवभारत से फोन आया कि ये फोटो किसने खींची है, उनसे बात कराइए। तो उनके पिता 4 साल पहले खो गए थे, वो मेरी उस फोटोग्राफ में थे
ओह माय गॉड, वो जो लंगर खा रहे होते हैं ना, जी जी तो उसमें बाई चांस तो सेकंड नंबर उन्हीं का था। उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया और ओह माय मेरे गॉड, को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई कि मेरे कार्य से किसी जी कोई आपस में देखिए जी कहां से कहां संयोग बनता है। बिल्कुल और बिल्कुल वो वहां गए अयोध्या, क्योंकि 2 दिन पहले ही फोटो खींची थी, जी। और वो जो है उन तक पहुंच गए। अरे वाह, बहुत ही और खूबसूरत। मैंने स्पेशली कला संस्कृति के जितने गायक हैं, अपना डांसर्स हैं, उन सब के फोटो सेशंस किए हुए हैं। जी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी मेरे से, चाहे भीमसेन जोशी हो, अमजद अली खान हो, रविशंकर जी हो, ये अपने फोटोग्राफ, अपने परिवार के फोटोग्राफ्स भी मुझे बुला के खिंचवाते थे। अरे वाह, आई मीन आई फोटोग्राफी आपके लिए गॉड गिफ्ट है, मैं ये मान बिल्कुल, सकती मैं तो कहता हूँ हर कला गॉड गिफ्ट होती है। हूँ। जी आपके पास बोलने की कला है, जी वो भी जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई Exactly. भी कला बिना प्रभु कृपा के कलाकार नहीं। exactly. कोई पैसे वाला अपने बच्चे को सिंगर, पेंटर या क्रिकेटर बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कला इनबिल्ट होती है, प्रभु कृपा से आप उसको केवल तराश सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। फिर आप एक्टिविज्म तक भी पहुंचे हैं। हाँ, वो हमने थिएटर शुरू किया था, थिएटर कॉलेज में शुरू कर दिया था, थिएटर वर्कशॉप शुरू की थी। जी सबसे पहले हमने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप को आरंभ करने का हमारे ग्रुप को श्रेय जाता है। परिधि आर्ट ग्रुप हमने 85 में बनाया था, वो अभी तक चल रहा है। वाह परिधि के माध्यम से मेरे साथ उस समय अरविंद गौड़, इस समय बहुत फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, जी हम दोनों ने मिलके स्कूलों में हमने कहा थिएटर वर्कशॉप करेंगे बच्चों को थिएटर के प्रति, क्योंकि ऐसा कोई एनएसडी में केवल 60-20 बच्चों को सिखाया जाता है, जी बिल्कुल और देश में करोड़ों की जनसंख्या है, किस प्रकार से लोग थिएटर के प्रति सीखेंगे कैसे, बिल्कुल उसके बारे में। तो हम स्कूलों में गए, हमने कहा कि 8-10 स्कूलों में हम बात करते हैं थिएटर वर्कशॉप के लिए। जी और जहां जहां गया सब ने मना कर दिया हाँ कि हमने अपने बच्चे बिगाड़ने नहीं है। माय गॉड मैंने बोला कि हम कोई इनको माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन थोड़ी बनाने आए हैं। जी अच्छा, फिर हमने तय किया आपस में और प्रिंसिपल को बोला आप हमें हर क्लास के 5 नालायक विद्यार्थी जिनको आप स्कूल से निकालना चाहते हैं, जी जो बिल्कुल एक्स्ट्रा हाइपर हैं, जो बिल्कुल कहना नहीं मानते, आपस में लड़ते हैं, आप वो हमको ऐसे 10 क्लास के 50 बच्चे दीजिए। जी और वो हमारी बात मान गए। इस हिसाब से हमें 6 स्कूलों में वो वर्कशॉप की, और सचमुच में आप हैरान हो जाएंगे, वो 50 के 50 बच्चे 1 महीने की वर्कशॉप के बाद स्कूल के हीरो बन गए, अरे वाह अलग अलग फील्ड में, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई, सबके अंदर गुण था। जी और थिएटर वर्कशॉप में हमने नए ढंग से, हमने कहीं कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी इसकी, हमने स्क्रिप्ट खुद लिखी बच्चों के साथ मिलके, उन्होंने इनविटेशन कार्ड से लेकर पोस्टर्स तक सब बनाए, गाने खुद आपस में बैठ के लिखे, जी गाने सबने गाए, जी और जितना प्रॉप्स हो सकती थी यूज जो प्ले में, वो भी सब बच्चों ने प्रॉप खुद बनाई। अरे वाह यहां तक कि टिकट सेल करना, टिकट काउंटर से लेकर, जब हमारा कमानी में 3 दिन का फेस्टिवल हुआ, जी तो बाहर टिकट चेक करने से लेकर एंकरिंग तक, अरे वाह और बिठाने के लिए भी, जिन बच्चों का प्ले नहीं है वो बच्चे इस समय, उनको सारी एक्टिविटीज में हमने इन्वॉल्व कर दिया। जी और उसके बाद कुछ उनमें से एक्टर आज टीवी बोर्ड में बहुत नामी एक्टर हैं, जिन्होंने वो वर्कशॉप्स की थी हमारे साथ। अरे वाह वो एनएसडी में जा नहीं सकते थे। जी तो उसके बाद साहित्य कला परिषद ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने थिएटर वर्कशॉप आरंभ किया। अभी एनएसडी में उसके बाद ही आरंभ हुआ एजुकेशन इन थिएटर, अरे वाह जो टाई उनका एक ग्रुप है बच्चों का। जी जी और यही हमने विषय रखा था जी कि रंग, जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था, जी वो इसलिए थोड़ी लिखा गया था कि मनोरंजन करने के लिए कुछ हमने जी भांड तैयार करने हैं। जी नाट्य शास्त्र से लिखा गया था कि जो थिएटर करेंगे, नाटक करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जी जो आपके विचार हैं, आपके पास सोच है, बट हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, या वो केवल हम थिएटर से ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिनय जी के अलग अलग रूप हैं, नृत्य से लेकर, गायन से लेकर, हमारी इतना विशाल संस्कृति है भारत की, जी और उसके प्रति कितनी बुरी स्थिति थी आज से वही 30-35-40 साल पहले, थिएटर की भी और बाकी सब चीजों की भी। एग्जैक्टली। कहते थे थिएटर कर रहे हैं तो भूखा मरता होगा।
मुझे लगता है सोच आज भी वही है कहीं ना कहीं। नहीं, बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब जो इतने सारे चैनल्स हैं जी। अब आप सोचिए ना, आज एंकर कितने हैं पूरे देश में। आज सारे टीवी मीडियम में ही आज थिएटर जो है कितनी तरह से हर भाषा में थिएटर हो रहा है। NSD अभी थिएटर फेस्टिवल हुआ 1.5 महीने का जी। और इस बार विदेश में भी हुआ जी। 500 नाटक हुए पूरे देश से, विदेशों से, यहाँ भी, और एक जगह नहीं, इस बार 15 स्थानों पर थिएटर फेस्टिवल किया गया। But sometimes it feels or people talk also that theater is dying. Is it? नहीं, थिएटर अब डाइंग नहीं है जी। आज मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कितने थिएटर ग्रुप हैं जिनके हाउसफुल जाते हैं। अरे वाह। स्पेशली जो अरविंद गौड़ जी का जी। प्ले है, उनके पास 500 से अधिक बच्चे उनके पास अभी भी सीखने के लिए आते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं बच्चे, और जो उनके हर सैटरडे संडे प्लेज होते हैं दिल्ली में ही जी। और सारे टिकट उनके सोल्ड आउट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, थिएटर माध्यम है, बहुत सटीक माध्यम है अपनी बात कहने का जी। और जो नुक्कड़ नाटक है इसका तो क्या बताऊं मैं। एक पार्टी दिल्ली में आई, उसकी शुरुआत नुक्कड़ नाटक से हुई थी जी। और मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनाई। उस पार्टी ने जब अपना कैंपेन सारा शुरू किया था जी। वहां से उन्होंने थिएटर के माध्यम से नए लोगों को जोड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को थिएटर के माध्यम से जोड़ा। जी। नुक्कड़ नाटक हम विषयों के ऊपर करते हैं। जी। जी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज के ऊपर हमारा नुक्कड़ नाटक है जी। जो मैंने लिखा है और उसपे हमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उसमें ग्रेट। हम करीब 5 लाख से अधिक वो नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं और मेरा ये दावा है जो भी व्यक्ति वो नुक्कड़ नाटक देख लेगा ना, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों से बच जाएगा। इतनी अवेयरनेस मिल जाती है उसमें। उसमें करेक्टर है 2, हाइपरटेंशन भी करेक्टर है और डायबिटीज भी एक फीमेल करेक्टर है। जी। किस कारण से होता है यही नहीं मालूम हमको। जी। जी। ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज है। बिल्कुल। इसी तरह से हमने गंगा के ऊपर कोई भी समस्या हो, जी, मतलब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से लेकर हिंदी दिवस के ऊपर, भाषा के ऊपर लेकर, ट्रैफिक के नियमों के ऊपर लेकर, आप कोई भी सामाजिक विषय के ऊपर आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं और लोग उसको इतनी जल्दी समझ जाएंगे। इतने बड़े बड़े होर्डिंग और अखबार में पूरा 1 पेज 2 पेज का विज्ञापन देके वो आप बात मैसेज नहीं दे सकते जो आप एक 20 मिनट के नुक्कड़ नाटक में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना पावरफुल थिएटर है और ये बढ़ रहा है। जब NSD से आज इतने फिल्म स्टार्स बन गए, बिल्कुल, उसके बाद आज भी थिएटर से ही उन्हें मालूम है कि अगर एक्टर बनना है तो थिएटर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, शुरुआत। तो आपकी जो फोटो जर्नलिज्म की करियर 1987 में शुरू हुई थी, तो आपको क्या लगता है कितना लैंडस्केप चेंज हो चुका है? बहुत हमने जो देखा, हम तो फिल्म वाला कैमरा यूज करते थे। 36 फ्रेम होते थे, हम कोशिश करते थे 39 फ्रेम निकालें, उसको अंधेरे में लोड करते थे जी। और एक एक फ्रेम का ध्यान रखना पड़ता था जी। ये नहीं आजकल तो मोबाइल आप 50 फोटो खींच लेते हैं एकदम। और बहुत से उस समय फोटोग्राफर ऐसे थे, नाम नहीं लूंगा, जिनका कहना था कि उनका 90:1 का रेशियो है। अगर उनको एक अच्छी पिक्चर चाहिए वो 90 फोटोग्राफ्स खींचेंगे। ओह माय गॉड, एक फोटोग्राफ के लिए। और हम उल्टा सोचते थे कि 36 फ्रेम है ना, 39 फ्रेम निकाले, सारे के सारे अच्छे निकाले। बहुत बढ़िया। वो बहुत मेहनत का काम था। फोटोग्राफी में आपको सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ फ्रेमिंग, डेप्थ ऑफ फील्ड, इतनी सारी चीजें थी। अब वो जो मोबाइल आ गया है या आज ऑटो कैमरा जितने आ गए हैं, वो सारी एपर्चर सब चीजें अपने आप ही सेट कर लेते हैं, ऑटो पे लगा के शूट करना शुरू कर दीजिए। और वो हमें तब तक नहीं मालूम होता था जब तक हम उसको प्रोसेस ना कर लें। मैं तो एक ब्लैक एंड व्हाइट का कैमरा, एक कलर के रील और एक ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों रखते थे खींचने के लिए। सब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की अलग अलग डिमांड होती थी जी। तो उस हिसाब से फोटोग्राफी करते थे। और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हम कई बार तो 3 दिन बाद अपने को रिजल्ट मिलता था कि हमने फोटो खींची क्या है जी। तो इतना डिफिकल्ट होता था। और उसके लिए हम ग्रेट मास्टर्स, जो अच्छे बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनके पास जाते थे, डिस्कस करते थे, अपनी फोटो उनको दिखाना, उनकी फोटोग्राफ्स देखना, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता था।
अभी तो हर आदमी अपने आप को फोटोग्राफर समझ शुरू हो जाता है। हाँ, आजकल जो भी सुबह या शाम की फोटो क्लिक करते हैं वो अपने आप को फोटोग्राफर समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बादलों की फोटो क्लिक करने हाँ। वाले। बिल्कुल। आपने नीम का पेड़ जैसे टीवी सीरियल्स में जी जी जी। पे भी काम किया। हाँ। तो स्टोरी टेलिंग की आपकी अप्रोच क्या है? नहीं, नीम का पेड़ ऐसा था, वो डॉक्टर राही मुसुम रजा का सब प्रोजेक्ट था। जी मैं उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर था। जी। मेरे मित्र था, उसको राय साहब ने मतलब एक पेज की कहानी लिख के दी, जो लखनऊ दूरदर्शन ने स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में पास की। जी फिर उसके साथ मिलके मैंने डायरेक्टर, पूरी टीम मैंने जुटाई, जी। डायरेक्टर, कैमरामैन, इक्विपमेंट कहाँ से लेना है, उसके बाद एक्टर्स जो थे, पंकज कपूर था, अरुण बाली था, इन सबको लिया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। वो पहला ऐसा सब्जेक्ट है, हम लक्की कि मैं उसके साथ एसोसिएट था। राही साहब सिर्फ डायलॉग लिखते थे फिल्मों में। जी नीम का पेड़ स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और लिरिक्स, जी। चारों चीजें राय साहब की थी। जी। और उनका जो जिस सुल्तानपुर में हमने शूट किया था, वो उसी क्षेत्र में यूपी में रहते थे। अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग भी उसमें किया था। जी जी। बुद्धई कैरेक्टर था, बहुत ही जबरदस्त। तो इसीलिए वो इतना फेमस हुआ, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट, डायलॉग उसमें बहुत जबरदस्त मतलब पकड़ थी। और वो प्री पार्टीशन शुरू होके जो बंधुआ मजदूरी के ऊपर, बेसिकली वो बंधुआ मजदूर थे एक जमींदार के घर में, और उसका बेटा कैसे पॉलिटिशियन बनता है, तो ये इतना बड़ा चेंज, भारत आजाद भी हो जाता है, जी। तो वो सारा उसमें दर्शाया गया। तो मेरा मानना है कि जो हम सीरियल बनाते हैं, टेलीफिल्म, कुछ भी, टीवी मीडियम जो है वो राइटर का मीडियम है। जी। डायरेक्टर के लिए इतना काम नहीं होता जितना स्क्रिप्ट अगर अच्छी होगी, क्योंकि आपने एक फ्रेम मास्टर लेने के बाद आप क्लोजअप में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्लोजअप में आप सुनने वाला, आप पूरी रामायण महाभारत देखी है, लेकिन डायलॉग सारे इतने फ्रेम में आते हैं। जी। तो तभी आपको डायलॉग अच्छे लगेंगे तो आप उस कार्यक्रम को देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राइटर का मीडियम है, और हमेशा ये राइटर का मीडियम रहेगा। पूरी दुनिया में जितने सोप ओपेरा रहे हैं, आप उन सबको देखिए, स्क्रिप्ट सबसे पावरफुल होती है, और तभी वो उसको पसंद की जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आप एक टीवी सीरियल बिना डायलॉग के 5 मिनट तक नहीं चला सकते। Exactly. लेकिन एक फिल्म आधा घंटा भी चल जाती है, बिल्कुल। उसमें कोई डायलॉग नहीं होगा, उसमें मारधाड़ हो जाएगी, उसमें चेज हो जाएगी, उसमें स्टंट्स हो जाएंगे, उसमें हेलीकॉप्टर से कूदना, कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। जी जी। तो वो दोनों अलग अलग मीडियम है। लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सीरियल के लिए। आप एक आर्ट एंड कल्चर प्रमोटर हैं, तो जो इंडिया के फोक आर्ट्स हैं, फिर ट्राइबल आर्ट्स हैं, इनको बचाने के लिए काफी मेहनत मशक्कत पड़ती होगी, तो इसके बिल्कुल जी, कर रहे हैं हम। पिछले मुझे 25 साल से अधिक हो गए फोक आर्ट, ट्राइबल आर्ट, और अभी मैं एक ट्राइबल मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ ट्राइबल टैलेंट के ऊपर। अरे वाह। हर राज्य के जितने भी ट्राइबल्स हैं जी, उनके गांव में जाके उनका जो टैलेंट, उनका डांस है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी पेंटिंग है, उस सब का डॉक्यूमेंटेशन करके हम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। जी। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो सरकार को भी पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी कलाएं हैं, कितनी कलाएं मर रही हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गिनती के रह गए हैं, 2-4 केवल। तो जब ये उनके सामने जाते हैं, हमारे तो कई एक ट्राइब्स है कर्नाटक में, और वो मेरा उसको मैंने YouTube के ऊपर डाला। 25 किलोमीटर अंदर जंगल में गए थे उनको शूट करने के लिए, और मैं खुद सरप्राइज हुआ, उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। वो पत्ते बांध के और बड़े पत्ते से मुकुट बना के, जैन कुर्बा ट्राइब है वो डांस करते थे। प्लास्टिक के ड्रम पुराने और डिश एंटीना, उससे म्यूजिक बनाया, और इतना जबरदस्त म्यूजिक था कि मेरी वो 2 वीडियो उसी ट्राइब्स की जो डाली हैं, एक के 14 लाख प्लस हो चुके हैं व्यूज, और दूसरे के 10 लाख होने वाले हैं। अरे वाह। और सबसे मजे की बात, एक तमिलनाडु के डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर ने उसको देखने के बाद मुझे कहा गया कि ये कौन लोग हैं, मुझे इनका म्यूजिक चाहिए। एंड यू विल सरप्राइज, उस डायरेक्टर ने उनका म्यूजिक लेके उनको लाखों रुपए पेमेंट की। अरे वाह, अरे वाह। तो
हमारे ट्राइब्स का जितना भी है वो एक तो जेन्युइन होता है जी और हजारों सालों से उनको को ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। वो Exactly. पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी, अपना गायन भी, अपने डांस भी, गाने भी देखिए वो खुद लिखते हैं। जी उनके लिए कोई राइटर नहीं है, उनके लिए कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, उनके लिए कोई म्यूजिक सिखाने वाला नहीं है, गाने वाला कोई नहीं है। जी बचपन से ही, गर्भ से ही मैं कहता हूँ उनके बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं जब उनके माँ बाप गाते हैं। जी और ये केवल भारत की ही परंपरा है, यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक जी हर जो भी घर पे कार्यक्रम होता है उन सब में गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन दादियों, नानियों, बुआ जो भी शादी में जो गीत गाते हैं, मेरे हिसाब से वो सब भी कलाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और ये इसको हमें बढ़ावा देना आगे। दुर्भाग्य क्या रहा, मुगल पीरियड में भी हमारी क्लासिकल गायन और ये सारा उतना बंद नहीं हुआ था जितना ब्रिटिश पीरियड में बंद हुआ, जी क्योंकि उनकी तो प्लानिंग थी कि किसी देश को समाप्त करना है तो उनके कल्चर को समाप्त करो। उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज पे सबसे पहले आज देखिए ना, आज ठुमरी, दादरा, ठीक है ना, ये कहाँ सुनने को मिलता है कहीं? नहीं। साल में 1 या 2 बार जो हमारे मेन गायकी थी उसके कार्यक्रम होते होंगे कहीं, जी सोसाइटीज कुछ बनी हुई हैं वो करते हैं। जी अदरवाइज मेरा ये मानना है कि हर स्कूल में जो हम 6 घंटे पढ़ने के लिए जाते हैं जी तो 6 में से 3 घंटे आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए होने चाहिए बिल्कुल और 3 घंटे पढ़ाई के लिए होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कला से जो जुड़ जाएगा वो अच्छा मनुष्य बन जाएगा, जाति पाति से ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल। कला की जाति नहीं होती है। बेस्ट एग्जांपल देखिए, अभी एक कलाकार की मृत्यु हुई, असम के कलाकार की, 25 लाख लोग उसकी शव यात्रा में थे। जी क्या किसी पैसे वाले की, किसी संत की, किसी मतलब और बड़े फिल्म स्टार की शव यात्रा में 25 लाख लोग कभी इकट्ठे हुए? तो कला से हर व्यक्ति जुड़ जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं जीतता, नहीं मिल रहा, किसी भी कलाकार को लाके खड़ा करते हैं, वो जीत जाता है। जी 4 दिन पहले उस पार्टी में ज्वाइन करता है और एमपी का इलेक्शन जीत जाता है। जी एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है। बिल्कुल है तो बिल्कुल है। कला और खेल ये दोनों ऐसी चीजें हैं, और जो खेल से जुड़ जाएगा, वो जिसका इंटरेस्ट खेल में आ गया वो नशा कभी नहीं करेगा। हम नशा मुक्ति के आंदोलन कर रहे हैं। जी अरे आप स्कूल से ही बच्चों को खेल में जोड़ दीजिए। खेल में जरूरी थोड़ी है क्रिकेट और महंगे खेल जोड़ने, जंप रोप है, रस्सा कूद खेल है। जी अभी गुलेल का कंपटीशन के लिए मैं जा रहा हूँ। गुलेल अंतरराष्ट्रीय गेम बन चुकी है। जैसे शूटिंग रेंज होती है ना, ऐसे गुलेल की वो रेंज बन रही है जहाँ पे गुलेल से जो वो जी मारते हैं और पूरा वो देख के कंपटीशन होता है। कितने हमारे ऐसे ग्रामीण खेल हैं, जी उनको हमें वापस बढ़ावा देना चाहिए। एक तो हेल्दी रहेगा बच्चा, नशे से दूर रहेगा, और सबसे बड़ी बात, अगर प्रथम सुख निरोगी काया हम सब भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सुख घर में माया, इसके पीछे लगे हुए हैं। पैसा कमा के बीमार होते हैं, फिर डॉक्टरों को पैसा देके राम नाम सत्य। तो अगर बच्चे को आपने किसी न किसी में इन्वॉल्व कर दिया, मैं कहा आप कुछ भी व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, किसी ना किसी कला से जरूर जुड़िए। और खेल, आप देखिए आज रिलैक्सेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप देखेंगे उन्होंने गेम्स रखे हुए हैं। टेबल टेनिस रखा हुआ है, बैडमिंटन रखा हुआ है, चेस रखा हुआ है, कि आप काम से जैसे ही बोझिल हो जाए तो आप किसी ना किसी गेम में किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। तो ये डाइवर्जन बहुत जरूरी है, और उससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, जी खेल से भी और कला से भी। अब हमारे कितने बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो सितार भी बजाते हैं, गाते भी हैं, कोई वायलिन बजाता है, कोई कुछ करता है। ये एज ए हॉबी डेवलप करना और प्रोफेशनली अलग है, इन दोनों में कितना फर्क है। जी और जो कला से जुड़ गया, मैं 100% कहता हूँ वो सही मायने में मनुष्य बन जाता है। बिल्कुल, कला चीज ही इतनी खूबसूरत है। कभी मन में आया कि किशोर कुमार ब्राह्मण था और मोहम्मद रफी मुसलमान था और मुकेश जो है कायस्थ था? पता ही नहीं होगा किसी को कि वो कायस्थ था। जी और तीनों को बराबर प्यार मिलता है सबका, बिल्कुल, हर जाति के व्यक्ति का मिलता है, हर धर्म के व्यक्ति का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई धर्म मुझे बता दीजिए जिनकी प्रेयर म्यूजिकल ना हो। और ये सर्वधर्म सम्मेलन में मेरे को बुलाया गया
और मेरा विषय ये था जी भाई, चाहे सनातन धर्म में तो सबको मालूम है, आर्य समाज में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, सिखिज्म में भी, जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, और आप देखिए सूफी गायकी भी, जी सारी इबादत ही है ना। जी अजान भी एक लय में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब जो भी ईश्वर है, प्रभु है, गॉड है, अल्लाह है, उन सब को भी म्यूजिक पसंद है। बिल्कुल आपकी बात, आपकी जो प्रेयर है, अच्छे ढंग से कहना है तो संगीत में कहोगे तो सबको लगता है कि जल्दी सुन ली जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए हम स्कूलों में वर्कशॉप्स कर रहे हैं। किसी भी स्पोर्ट मतलब कला में बच्चा जुड़ जाए, बस जी ये हमारा एम है, ताकि इसके लिए हम पूरे देश के सभी स्कूलों में खेल और कला संस्कृति जी का प्रयास कर रहे हैं। कल्चर मिनिस्ट्री में भी हमारी बात रेगुलर हो रही है और उन्होंने इस बात को माना भी है। जी इंटर स्कूल कंपटीशन कर रहे हैं। जी जरूरी नहीं कि आप बड़े लेवल पे इवेंट करें, करोड़ों रुपए का खर्च करें, जी ऑडियंस भी नहीं आती वहां। स्कूल में कार्यक्रम करेंगे, 2 से 3 हजार बच्चे होते हैं। जी क्लासिकल वाले भी जाके महीने में 1 दिन परफॉर्म वहां दे तो बच्चों का क्लासिकल सुनने का रुझान बढ़ जाएगा। बिल्कुल थिएटर वाले एक प्ले करें किसी ना किसी स्कूल में, जी स्कूल में पेंटिंग की वर्कशॉप्स करें। अभी हमने 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर कल्चर मिनिस्ट्री और दिल्ली ने मिलके अपना कर्तव्य पथ पर पेंटिंग कंपटीशन किया। अरे वाह। सर प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर जी जी 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पे पेंटिंग बनाई 25,000 आर्टिस्टों ने। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत आप परिधि आर्ट ग्रुप के थ्रू यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करते जी हैं। जी। तो आपको क्या लगता है जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके मन में जो यूथ है उनको आर्ट को लेकर उनकी क्या रुझान है? नहीं, रुझान बढ़ रहा है काफी। हम तो कई बार अपने पास उतने डायरेक्टर नहीं मिल पाते जितने स्कूल में कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्कशॉप्स करा दो। फिर हम इस तरह से किया कि मैं बिना मिले, मतलब सोशल मीडिया से ही मैंने पूरे देश में लोगों से संपर्क किया। हमने नुक्कड़ नाटक किया, उनको नुक्कड़ नाटक भेज दिया, नुक्कड़ नाटक की वीडियो भेज दी। जी जिनका भी रुझान थिएटर में थोड़ा सा भी है, जी इस प्ले को देखो, स्क्रिप्ट को याद करो, जी ठीक है। अगर कोई नहीं उनको डायरेक्टर मिल गया तो खुद आपस में बैठ के डायरेक्ट करो और सीख लो। जी ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुश्किल क्या है कि कुछ नया, एक नई, जैसे कोई सुर बनाना, जी नई धुन बनाना। एक बनी हुई धुन है उसको तो गाना आसान है ना। बिल्कुल एक प्ले जो किया हुआ है उसको हमने वहां उसको वीडियो भेज दी, जी उसको देख के उसको तो कर सकते हैं ना आपस में मिलके। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। हम ये जो नुक्कड़ नाटक किया, इस पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमको बना लिया है। छुपे रुस्तम द साइलेंट किलर, तिहाड़ जेल में जी 9 की 9 जेलों में सभी जेलों के कैदियों को नुक्कड़ नाटक सिखा दिया अरे वाह। और सबके ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक करा दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान जैसे जी, कैंपेन हाँ। आपने किया है और सोशल इम्पैक्ट की आपने कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है इस इनिशिएटिव के बाद जो आपने ये जो मेजर्स लिए हैं क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आपने बहुत महसूस जबरदस्त किया? बदलाव आया है। जी 2015 में हमने शुरू किया था, जी जब ये नई सरकार आई तो पहला कार्यक्रम हमारा यही मारवा स्टूडियो में ही हुआ था। अरे वाह। बेटी महोत्सव मनाया था हमने 8 दिन का कार्यक्रम। अरे वाह। बेटी महोत्सव में जब कंपटीशन, कोई भी सरकारी योजना होती है तो उसमें पेंटिंग कंपटीशन कराए जाते हैं। जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जब पेंटिंग कंपटीशन होने लगे तो देखा सब भ्रूण हत्या की पेंटिंग बना रहे हैं। बच्चे के अंदर चक्कू मार रहे हैं, खून निकल रहा है, जी बेटी को फांसी लगाई हुई है, बेटी को जी। आग जला रहे हैं देश के लेके। जी बेटी बचाओ में तो यही सारी चीजें आएंगी ना, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। हमने कहा कि ये तो गड़बड़ है, इसके लिए क्या परिवर्तन क्या किया जाए। तब हमने ये स्लोगन दिया, मेरी बेटी मेरा अभिमान। पेंटिंग का विषय ये होगा, जी बेटी है अनमोल रतन, मेरी बेटी मेरा अभिमान। जी मतलब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जी चित्रकला प्रतियोगिता और विषय है मेरी बेटी मेरा अभिमान। और पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जी
उसमें मेनका गांधी यहाँ आई थी, जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था जी बेटी अनमोल रतन पे। जी। क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में बेटी लेटी हुई है। अरे वाह। उस इतनी, मेरे पास पेंटिंग अभी भी है, उसको हमने लोगो बना दिया। बेटी अनमोल रतन जो हमारा कैंपेन था, उसका लोगो वही है कि क्राउन के अंदर बेटी लेटी हुई है। अरे वाह। और इतना अप्रिशिएट होता है जी एक कलाकार जब इसके ऊपर बात करते हैं। जी। उस समय आपको मालूम ही है हमारे हरियाणा में ही अनुपात कितना था, 700 समथिंग बेटियां थी और 1000 बेटे थे, बिल्कुल। और वो 950 से ऊपर चला गया हरियाणा में। जी जी। हमने ये सबको उसके साथ साथ स्कूलों में कार्यक्रम कराए, और स्कूलों में ये बात भी की हमने, जी हमारे यहाँ तो बेटी का आशीर्वाद देने का कोई भी वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। दूधो ना हो पूतो फलो बोलेंगे हम, ठीक है ना। हम सबको बोलेंगे कि तो पुत्रवती भाव। जी। किसी ने आज तक बोला कि तुम्हारी पुत्री हो? किसी ने बोल दिया तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तो मैं तो संतान, उत्तम संतान की बात कर लो। आप बेटी की नहीं कर सकते, उत्तम संतान की, तेरे यहाँ उत्तम संतान हो, इसकी भी बात कोई नहीं करता है। बिल्कुल। भाई कुल चलेगा आगे, बेटा सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो आपको कहां से बेटी, बहू कहां से मिलेगी अगर बेटी नहीं चाहिए तो? बेटी दो कुलों का ध्यान रखती है, और आजकल के बेटे तो एक कुल का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब इस पे हमने इतनी डिबेट, इतने कार्यक्रम किए कि बच्चों को तैयार किया कि आप इस पे ऐसे लिखो जी। एक लड़का भी बहन के बारे में लिख रहा है, बेटी बेटी के बारे में लिख रही है। जो हमारी समस्याएं थी उनको कैसे हमने दूर करना है, समस्याएं नहीं गिनानी हमने जी। तो उसका इतना प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। आप कोई भी कैंपेन लेके शुरू कीजिए जी। जब बेटी के ऊपर मतलब क्या क्या पेंटिंग नहीं बनी, मतलब मैं पूरा दिन बोल सकता हूं इसके ऊपर। इतने ढंग से बेटियों को रिप्रेजेंट किया। आज बेटी हमारी चांद पे भी जा रही हैं जी। अपना बेटियां हमारी फाइटर पायलट भी चला रही हैं। अभी सिंदूर ऑपरेशन में बेटियों ने जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो किसी मायने में कम नहीं। बिल्कुल। आज वैसे ही रिजल्ट देख लो ना, बेटियां हमेशा हर साल 10th और 12th के बोर्ड में बेटियां ज्यादा नंबर लाती हैं। बिल्कुल। तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन जो था ना जी, अब वो मुझे ये मालूम है कि 2015 से लेकर अब 11 साल में बहुत दूर हुआ है जी। आज लोगों ने कहना शुरू किया है, आज उतनी भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही हैं जितनी पहले होती थी जी। कोई नालायक पुत्र पैदा करके क्या करना है जो आपको ही तंग करे बाद में? तो उससे अच्छा ना कि एक सुयोग अच्छी बेटी पैदा हो घर में, वो भी तो नाम रोशन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हर बेटी अपने माँ बाप का नाम रोशन ही करती है। एग्जैक्टली। और आपका संतान आपका नाम रोशन करना चाहिए, अब वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ नहीं पड़ता है। उससे भी कुल आगे चलता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बेटियों ने अपने माता पिता के संस्कार भी करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। पहले तो ऐसे कर देते थे, अछूत बना दिया था बेटी को जी। आप एक फिल्म मेकर भी हैं जी। तो आप ओटीटी के एरा में आप ट्रेडिशनल जो टीवी है और सिनेमा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ट्रेडिशनल देखिए, समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल हम सब जानते हैं। हर विधा में बहुत परिवर्तन आया है। हम चाहे क्लासिकल को देख लीजिए, आज से 100 साल पहले क्लासिकल कैसे होता था, 50 साल पहले कैसे होता था, और ये से कैसे होता था। बिल्कुल। दूरदर्शन शुरू हुआ, हम लोग सीरियल से, हम लोग आया जी, स्टूडियो में पूरा शूट हुआ था जी। और वहां से ओटीटी में बहुत स्कोप है, और जो एक बार देखना शुरू हो जाता है, मुझे मालूम है कि अगर सीरीज आई हुई है वो लोग पूरी पूरी रात जाके पूरी सीरीज देख लेते हैं बिल्कुल, एक नशे की तरह से। ये पहले होता, सिर्फ चंद्रकांता जो नॉवल लिखा गया था ना जी, वो ऐसा जबरदस्त नॉवल लिखा गया था कि लोग कहते थे कि उसके बारे में कि लोग अफीम खाते थे, नींद ना आए ताकि मैं पूरा नॉवल पढ़ जाऊं। ये तो हमने सुना हुआ इस बारे में। और ओटीटी या कोई भी नया प्लेटफॉर्म नए आइडियाज के साथ जो बना रहे हैं, देखो पहले गिनती चुनती के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते थे, मतलब वो तय था जी ये हमारे
20-30 जो हैं जी कंपनीज हैं जिन्होंने फिल्म बनानी है, उन्होंने एक्टर्स को भी हायर कर लिया था, मंथली बेसिस पे हायर हमारी फिल्मों में भी काम करते थे। जी ठीक है ना। और आज तो पूरा चेंज है। आज एक नया डायरेक्टर राइटर उसकी फिल्म में ज्यादा हिट होती हैं। जी आपके सामने एग्जांपल है अभी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जोगिंदर ने सबको मात दे दी है। बात दे दिया, दिखा दिया है, नया एक्सपेरिमेंट है। 4 घंटे तक बैठना, मैं कल ही बिल्कुल। रात को देख के आया हूँ फिल्म। जी मतलब 1 सेकंड के लिए पलक नहीं झपक सकते आप फिल्म में। ये होता है आपके पास अगर आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि मुझे बनाना क्या है। बिल्कुल आपने स्क्रिप्ट उसी हिसाब से लिखी, कास्टिंग कितनी जबरदस्त है, कोई फ्रेम नहीं है ऐसा कि जिसको कह सकते हैं कि इसको निकाल दो बाहर। एग्जैक्टली। तो ओटीटी बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे लोगों को चांस मिल रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है और मैसेज भी मिल रहा है। जी मेरे को केवल ऑब्जेक्शन जो है हमारे फिल्म मेकिंग में, जो प्लानिंग करके जी कि हिंसा ज्यादा दिखानी है, सेक्स ज्यादा दिखाना है, जिससे अब समाज को हम विकृत करते हैं। जी हम वही समाज को हम अच्छी चीज भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल। और वो प्रूफ भी हो चुका है। अगर शोले जिस साल 1975 में हिट हुई, जी उसी साल जय संतोषी माता भी हिट हुई, जी और वो केवल 2.5 लाख रुपए में फिल्म बनी थी। तो हमें सभी प्रकार से चीजों को सामने लाना चाहिए। हमारे सीरियल रामायण और महाभारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था जब हमारी ये दोनों सीरियल आते थे। जी संसद की मीटिंग नहीं होती थी कि उनकी मीटिंग के मैंने भी ये कहानियां सुनी है। सीरियल, हाँ हाँ, हम तो इसको महसूस करते थे। जी। अभी कोविड में दोबारा से रामायण जब दिखाई गई तो लोगों ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया देखने के बाद भी। और ये मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज हुई, क्योंकि हम ये कहानियां सुना करते थे क्योंकि हम उस जनरेशन के नहीं है। हाँ, और फिर जब हमें वो चीज देखने मिली तो हमें लगा कि क्यों सड़कें खाली हो जाया करती थी। आप बिल्कुल आप जुड़ जाते हैं ना। जी और आप धार्मिक भावना के साथ साथ आप इमोशनली भी जुड़ते हैं। रामायण महाभारत सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, वो Exactly. प्रत्येक मनुष्य की कहानी है। एग्जैक्टली सारे कैरेक्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उससे जुड़ते हैं। अपने आप को जब देखते हैं, जी चाहे एंग्री यंग मैन आया तो उस समय क्यों अमिताभ बच्चन हिट हुआ, उस समय हमारे यहाँ यूथ बहुत पीड़ित था। मैंने तो खुद महसूस किया जब अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के आता था, बाहर ऐसे चलता था कि मतलब मैंने हेयर स्टाइल भी वैसे रखा हुआ था जी कि मतलब मुझे लगता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। मेरे को अभी कोई मिल गया ना 2-4 को उड़ा दो। जी वो कुछ समय की फीलिंग ये होती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही अच्छा डायरेक्टर होता है जो ऑडियंस, जो आपका दर्शक है, उसकी आप नस पहचान के उसको वो परोसें। बिल्कुल पहले ये था कि जिसने फैमिली रोमांटिक फिल्म देखनी है वो उसको देखने जाता था, जिसको मारधाड़ वाली फिल्म देखनी है उसको देखने जाता था। सबका अलग अलग जोन बिल्कुल, था, बिल्कुल उसी पर सब लोग काम करते हैं। जी। आपने काफी रोल निभाए हैं अपनी लाइफ में, मतलब आप एक एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फोटो जर्नलिस्ट। तो आपका फेवरेट, पर्सनल फेवरेट रोल आप कैसे पहचाने जाना चाहते हैं? अगर सबसे पहला आपसे सवाल होगा आप कौन है, तो आप पहला क्या आंसर थ्रो करते हैं? ये बहुत मुश्किल है। देखिए क्या था कि मेरे को ये लगता है कि समय के अनुसार जो चीज आ रही है ना उसको एक्सेप्ट करो, करना शुरू करो। बिल्कुल। आपने शुरू में थिएटर ही किया हमने, और तो जी। कुछ स्कोप ही नहीं था। हमने तो स्कूल में ये किया था कि उस समय रेडियो पे जो विज्ञापन आते थे ना, उन विज्ञापन को हम स्टेज पे परफॉर्म करते थे। अरे वाह। उन्हीं डायलॉग के साथ, वो छोटे छोटे होते थे, 30 सेकंड के, जी 40 सेकंड के, जी 50 सेकंड के। जी वो चाहे उसका कपड़ों का विज्ञापन हो, जी कपड़े धोने का साबुन का विज्ञापन हो, कुछ भी हो, उसमें वो पात्रों को लेकर उसको वहां पर वो किया गया। जी लेकिन मेरे को सबसे अधिक सेटिस्फेक्शन तो थिएटर से मिलती है। जी जो मैं नुक्कड़ नाटक करता हूँ, मेरे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी मेरे चित्रों के जो हम फोटो मतलब पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं अलग अलग विषयों पे, जी उसके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए।
हमारी सारी कलाएं इसीलिए हैं जी। चाहे हम क्लासिकल परफॉर्म कोई कर रहा हो, चाहे कुछ भी हम करें, सिर्फ वो तो नाच गाना कोई आप वेस्टर्न में देखते हैं जो पॉप और ये सब कुछ एक तरह से भारत पर आक्रमण हुआ, क्या उससे किसी को कुछ ग्रहण हुआ? आज भी ऑडियंस आपको भरतनाट्यम की, कथक की, ओडिसी की पूरे विश्व में मिल जाएगी। बिल्कुल। और वो सारे जो बाकी सारी चीजें आई हैं थोड़े थोड़े स्पैन के लिए आती थी जी। जैसे फॉर ए चेंज कि हिप हॉप आ गया जी, फलाना, मतलब अलग अलग प्रकार के डांस आ गए। लेकिन आज भी अगर जो हमारे फोक डांस है, भंगड़ा है, गिद्दा है, लावणी है, हमारे हर राज्य का एक नृत्य है जी। और वहां के लोग अपने राज्य को अगर कहीं दिखाना चाहते हैं तो उस नृत्य के द्वारा दिखा देते हैं। बिल्कुल। उन कॉस्ट्यूम के माध्यम से दिखा देते हैं। ये केवल हमारे देश में ही है ना। बिल्कुल। 28 के 28 राज्यों के अपने नृत्य हैं, अपनी कॉस्ट्यूम है और उसके अनुसार उसको हम जब भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पूरे हमारे पर्व होते हैं, राष्ट्र के पर्व सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री भी करती है, टूरिज्म मिनिस्ट्री भी करती है, भारत महोत्सव जब हो रहा है देश में कहीं भी, विदेशों में भी हो रहा है, तो उन्हीं सब 28 राज्य अलग अलग गुलदस्ते की तरह सभी कलाकार नजर आते हैं जी। तो मैं अब यहाँ सब कुछ इतना करने के बाद ये मेरा रहता है कि अभी हम परफॉर्म जो करें जी। अब, क्योंकि अब तो पहले खुद परफॉर्म करते थे, अभी मैंने 26 जनवरी में भी स्कूल के बच्चों को कोरियोग्राफी की है और 3 साल लगातार फर्स्ट प्राइज लिया है। कोरियोग्राफर कभी नहीं रहा। लेकिन क्या कि जब आप कलाकार हैं तो आप कोई भी आपके पास चैलेंज आ जाता है, आप उसको किस अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने आप को कलाकार कहना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो मीडिया या आर्ट के फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही एडवाइस दूंगा कि अपने आप को पहचानो, समझो कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या है। आपका कंठ अच्छा है तो आप सिंगर बनेंगे। हमें सारी विधाएं जो है स्कूल में ही थोड़ी थोड़ी करानी चाहिए। वैसे हैं स्कूल में ड्राइंग भी कराते हैं, डांस भी कराते हैं, लेकिन उतना सीरियसली नहीं कोई लेता। एक्स्ट्रा करिकुलर में रखते हैं। जी हाँ। ये क्यों नहीं, आप मुझे बताइए ना, अगर सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया जाता, वो 10वीं फेल है, तो क्या भारत को, विश्व को इतना बड़ा क्रिकेटर मिलता? बिल्कुल। तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं मिल पाता, कोई कॉर्पोरेट मजदूर। फिर वही है ना कि जो कला जिसमें है, आज भी जितने कलाकार हैं, 14 साल का लड़का इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, 10वीं का एग्जाम नहीं दे पा रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसको तो इसी में ही उसकी पीएचडी हो गई ना। बिल्कुल। हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, जो इतने सालों से गा रहे हैं और सरकार के नियम बदलवाए हमने जी। अभी तक क्या था कि आपको ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है जी। कुछ भी अप्लाई करने के लिए, सरकार से अपना एड लेने के लिए, और जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जिसको केवल गाना आता है, वो कैसे फॉर्म भर लेगा? कैसे वो कंप्यूटर खोल के उसके ऊपर चीजें कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे देश में 15 करोड़ के लगभग ट्राइबल आर्टिस्ट हैं और ललित कला एकेडमी है, साहित्य एकेडमी है, संगीत नाट्य एकेडमी है, हाँ, फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट एकेडमी नहीं है, जिसके सबसे ज्यादा कलाकार हैं। बिल्कुल। और उनको एकेडमी की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है कि आप किस तरह से काम करेंगे। जी। जो आज पद्मश्री मिल रहा है ना, उनको भी जी। जो एक बार स्कूल जाके एक अक्षर नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी विधा में इतना बड़ा काम कर लिया। जी। बिहार का ये गांव है मधुबनी की, 4 महिलाओं को पद्मश्री मिला हुआ है। उन्होंने वो पद्मश्री लेने के लिए तो मधुबनी नहीं बनानी शुरू की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैं इन ऐसे कलाकारों को सामने लाने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं आह्वान करता हूं कि जहां भी आपके आस पड़ोस में कोई भी आपको आर्टिस्ट,
कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छा दिखे तो आप उसको मतलब प्रमोट करो, उसको सही जगह पहुंचाओ। इतनी सारी वर्कशॉप होती हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, खेलों में भी हैं और कला में भी हैं। तो जब तक हम सब सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। चीन हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज से 30 साल पहले चीन स्पोर्ट्स में कहीं था? आज उन्होंने बचपन से इस पे काम किया है कि एक बच्चा पैदा हुआ तो उसको वो स्विमिंग कर सकता है, जिम्नास्ट कर सकता है, क्या कर सकता है। इनिशियल मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 1 2 3 4 में वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे को क्या बनाना है। बिल्कुल। और वो फिर अपने आप ही श्रेष्ठ बनेगा। हमारे यहाँ समस्या सुन लीजिए, एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया जी। माँ के कहने पर उन्होंने एमबीबीएस किया और एक भी दिन एमबीबीएस की प्रैक्टिस नहीं की। एमबीबीएस करने के बाद पहला काम किया, चाणक्य सीरियल लिखा, डायरेक्ट किया और आपके सामने आए। अब बताइए, जो एक डॉक्टर बनने पर खर्चा हुआ सरकार का और उनके घर वालों का, वो सब बेकार गया ना। एक दूसरा अच्छा डॉक्टर बन सकता था। हम बचपन से ही क्यों नहीं इसको देखते कि इसके अंदर क्या गुण है और उसी को लेकर आगे चलें। बिल्कुल। इसमें हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, हम एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं जी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बचपन से ही बता देंगे कि ये बच्चा बड़ा होके क्या बन सकता है जी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, साइंस है जी। हमारे यहाँ क्या है कि गड़बड़ कहाँ हुई, जो लायक बच्चा था वो तो बन गया डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर, कॉमर्स ये लेकर। क्लास का सबसे नालायक विद्यार्थी था, उसने ये संस्कृत ली और संस्कृत में बीए कर ली और वो बन गया ज्योतिषाचार्य। सबसे कठिन विद्या को बांचने वाला सबसे नालायक विद्यार्थी फिर बदनाम कर दिया, फिर उसको बदनाम कर दिया जी। तो आज पूरे वर्ल्ड में, आज नासा के भी अगर जितने भी रॉकेट जा रहे हैं बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना टाइम दे, जो सभी मिनिस्ट्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करे जी। रेलवे मिनिस्ट्री के साथ भी कोई भी प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है सही समय देख के उसको शुरू कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। इसमें कोई वो थोड़ी करना है। जी, एग्जैक्टली। आपका अल्टीमेट विजन क्या है आर्ट, कल्चर, सोसाइटी पर? आप क्या छाप छोड़ना चाहते हैं? मेरा तो है जी, मैं मरते दम तक अब एक ही मेरा उद्देश्य है कि हमारे जो मंदिर है ना वो शक्ति केंद्र थे जी। हमारे मंदिर पूजा स्थल नहीं थे। पूजा हम सब घर करते हैं, सुबह नहाने के बाद पूजा करके ही हम अन्न ग्रहण करते हैं, सभी धर्मों के लोग जी। केवल सनातन नहीं, सभी धर्मों के। सो सभी मैं पूजा स्थल कहूंगा, सारे जितने भी हैं शक्ति केंद्र क्यों थे? एक तो वहां सब पूरी सोसाइटी वहां आती थी, एग्जैक्टली। सामूहिक कार्य। हमारे मंदिर क्या थे? हमारे मंदिर योगशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, आरोग्यशाला, नृत्यशाला, भोजनशाला, यज्ञशाला, धर्मशाला और गौशाला। शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा हमारे आश्रमों में, मठों में और मंदिरों में मिलती थी जी। वो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की जी। और उसी गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण भी, बलराम भी और सुदामा भी, मतलब एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा भी और राजा के राज्य परिवार के लोग भी सब एक ही जगह जाके पढ़ते थे जी। तो ये समता का भाव था। तो उसमें जाति पात और भेदभाव कुछ हो सकता था क्या? नहीं। वो हम सब ने, अब हमने मंदिरों को बना दिया घूस केंद्र। हम भगवान को पैसे चढ़ाने जाते हैं, exactly. हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं। किसका भोग आज तक भगवान ने ग्रहण किया? ये तो श्रद्धा है, मुझे लगता है। नहीं, श्रद्धा नहीं, पर ये बना दिया गया वो प्रसाद के नाम पर व्यापार कितना हो रहा है, मैंडेटरी बनाना, ये गलत है ना। आपने अगर मंदिर में जाके पैसे नहीं चढ़ाए जी, तो आपको किस दृष्टि से देखता है पंडित? जी बिल्कुल, ये मैंडेटरी बनाना गलत है, ये गलत है। हम श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां जाके सब आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। आप वहां जाके सत्संग करते हैं ना, सभी जाके बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, कथाएं करते हैं, उसके लिए मंदिर थे सारे। और आज मंदिर पे कुछ ही लोगों का आधिपत्य है, कुछ जगह सरकार का और कुछ जो वहां की सोसाइटी का। हमें
हर मंदिर में जी ये हर व्यक्ति आधे घंटे के लिए, मतलब मैं भी जाता हूँ और मंदिर में जाके जो मेरे पास ज्ञान है ना उसको आधे घंटे के लिए दीजिए। वहां मंदिर में लिखा रहेगा इतने बजे ये सब्जेक्ट का टीचर आएगा, इतने बजे ये एडवोकेट आएगा जो आपको कानून के अधिकार क्या है वो बताएगा। डॉक्टर मंदिर में जाएं, आधे घंटे के लिए बोलेंगे कि बीमार नहीं होने के लिए क्या करना है। जी तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे ना। मंदिर में जाके आपको कुछ गेन होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये नहीं कि आप मंदिर जा रहे हैं कि जेब में पैसे नहीं है मैं तो जा ही नहीं सकता मंदिर आज। जी जी बिल्कुल। तो हम अपने शक्ति केंद्रों को पुनर्विकसित करें। आज देखिए हमारे कुंभ जैसा फेस्टिवल पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। जी बिना इनविटेशन के करोड़ों लोग आते हैं एक ही भाव से। जी साइंटिफिकली एक बात बताने जा रहा हूं जो मैंने ज्ञान से मतलब प्राप्त किया है। जी कुंभ में जाने से दो भाव होते हैं, एक तो समभाव। जब स्नान करने गए सारे पुरुष, उससे आप जज नहीं कर सकते वो कितना अमीर है कितना गरीब है कौन सी जाति का है। जी समभाव आ गया सब में। बिल्कुल। और दूसरा वैक्सीनेशन होती है जब एक ही जल में हर तरह का व्यक्ति, जब करोड़ों की संख्या में सबको कोई ना कोई रोग होगा किसी ना किसी को। वैक्सीनेशन क्या है? वो भी तो रोग के वैक्सीनेट किए जाते हैं ना। या एंटीडोट। और जब आप उसी जल में नहाने के लिए जा रहे हैं तो अपने आप ही वैक्सीनेशन हो गया। जी भाई 4 कुंभ है 12-12 साल बाद, और उसमें 2 अर्ध कुंभ है, जी 6 कुंभ हो गया, मतलब हर 2 साल बाद आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। जी तो ये ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोच समझ के ये चीजें बनाई। बिल्कुल। क्योंकि इसमें आप देखिए ना, इसमें कोई धर्म तो कहीं भी नहीं है। स्नान करना कोई धर्म थोड़ी होता, स्नान तो सबने करना है। बिल्कुल। पर सामूहिक स्नान करना ये किसी की अच्छी सोच हुई होगी ना। बिल्कुल। और सबको एक जैसा करना, वरना तो हम सब अपने स्टेटस के हिसाब से क्लब में जाएंगे ना। बिल्कुल। मुझे कौन से होटल में जाके खाना खाना है, कहाँ जाके पार्टी करनी है, हम सारा वो करेंगे। लेकिन जब आप मनुष्य जाति एक है, हमने उसको बांट दिया। बिल्कुल। बाकी सभी प्राणियों में, मतलब अगर कोई कौवे की बात करेगा, चिड़िया की बात करेगा, शेर की बात करेगा, वो बंदर की बात करेगा, सब एक ही जाति है ना। जी बिल्कुल। बंदरों में कुछ अलग अलग होता है क्या? हम मनुष्य नहीं, ये सारा बुद्धि मिलने से बुद्धिहीन वाली बातें करनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जी हम सब सबसे समझदार स्पीसीज हैं, इसलिए हमने ये किया है। तो हमने तो मूर्खता किया ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए, आपने अपना इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। तो ये थी हमारी बातचीत निर्मल वैद्य से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझने और कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं और हमें देख रहे हैं, तो आप अपने कला को जरूर तराशिए, अपने कला को तराशिए, देखिए और उसी फील्ड में आगे बढ़िए और अच्छा कीजिए। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए MS टीवी। मैं हूं अपूर्वा झा। धन्यवाद।